दूसरा माहौल जो है वो बहुत गर्म है। बाराखंबा में शिकायत इंडिया नाम को लेकर के, बाराखंबा रोड थाने पर, और प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम कैसे कैसे इंडिया को जस्टिफाई कर रहे हैं और अपने खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी जी, आपके पास आना चाहता हूं। बहुत कुछ हुआ कल, और सबसे बड़ी बात कि अब इंडिया सामने है, और अब क्या कहें तो क्या कहें, इंडिया या इंडिया को वोट मत दो। देखिए राजीव जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ा था तो उसेंगे तो एक तरफ इंडिया लिखा मिलेगा, एक तरफ भारत लिखा मिलेगा। हम भारत और इंडिया में भेद नहीं करते। रिप्रेजेंटेटिव है देश के गांव का, और इंडिया रिप्रेजेंटेटिव है अर्बन इंडिया का। अर्बन इंडिया और रूरल इंडिया के बीच में जब तक सामंजस्य ना हो, और जो लोग भेद करना चाहते हैं भारत और इंडिया के बीच में, जो कल से भक्तगण शुरू हो गए हैं, इनके सिलेबस में असल में बांटना ही लिखा है। 2024 का जो चुनाव है ये बांटने का और जोड़ने का चुनाव है। जो बेंगलोर में आपने देखा, वहां आपने देखा कि देश के हर कोने का प्रतिनिधित्व था। और राजीव जी, एक चीज और नोट कीजिएगा, जिस प्रकार से वहां पे ममता दी को, लालू प्रसाद यादव जी को, उद्धव जी को, हर प्रदेश के जो मुखिया थे और जो वहां की एस्पिरेशन को रिप्रेजेंटेटिव लोग वहां पहुंचे थे, उनको किस प्रकार से हो स्वीकार किया और उनकी अवभगत की। देखिए भारत की परंपरा क्या है, भारत की परंपरा यह है जो बुलाता है तो गेस्ट की अवभगत करता है। और दूसरी तरफ जो आपने 38 सम्मेलन देखा, 40 थे, ईडी और सीबीआई तमिलनाडु के अंदर रेड करने चले गए थे, वरना तो एक मुखिया था और बाकी 40 वो गठबंधन था। लेकिन वहां आपने देखा कैसे अवभगत हुई। जो गेस्ट आए थे उन्होंने होस्ट की अवभगत की। आपने देखा जो होस्ट थे माननीय मोदी जी, उनके गले में माला डालने के लिए सारे लोग बिल्कुल आगे बढ़े और सबने उस माला को, ये देखा है भारतीय परंपरा में कभी आपने देखा है? अरे जो होस्ट होता है वो गेस्ट को रिसीव करता है। जो आपने बेंगलोर में देखा, तो भारतीय परंपरा का निर्वहन अगर आपने देखा तो बेंगलोर में देखा, जहां सीधा रमैया साहब खड़े थे, डीके शिव कुमार खड़े थे, अरविंद केजरीवाल को और सब नेताओं को उन्होंने, क्योंकि वो बेंगलोर के गेस्ट थे। और हमारे यहां जो आपने देखा तो सब लोग होस्ट को देखे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कितने सम्मान के साथ राहुल गांधी मंच के ऊपर ला रहे हैं। ये वयोवृद्ध लोगों को उम्र का ये कहते हैं जाए, और थे वो होस्ट का सम्मान कर रहे, अचीव कर रहे थे। इन लोगों को केवल तोड़ना आता है। इन्होंने सरदार पटेल और नेहरू जी के बीच में भेद पैदा कर दिया, जबकि जब पटेल बीमार पड़े थे और पंडित नेहरू उनके पास गए थे, सरदार पटेल की आंखों से आंसू बह रहे थे और उन्होंने कहा था कि पंडित मैं जा रहा हूं लेकिन तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। जब लोग सरदार पटेल के पास गए थे कि सारे संसद सदस्य आपके साथ हैं, आप देश का प्रधानमंत्री बन जाइए, सरदार पटेल ने कहा था तुम तो मेरे साथ हो, इस देश की जनता को क्या करूं जिस देश की जनता पे पंडित राज करता है। वो लोकतांत्रिक लोग थे। इन्होंने हिंदू मुसलमान को बांट दिया, इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल को बांट दिया, इन्होंने कुकी और जो वहां मैती हैं उनको बांट दिया, इन्होंने यादवों को जाटों को अलग कर दिया, आदिवासियों के मुंह पे पेशाब कर दिया। तो ये लोग बांटने वाले लोग हैं। देश को जोड़ने वाले की आवश्यकता है। यहां पे तमिल अस्मिता, बिहार की अस्मिता, बंगाल की अस्मिता, कश्मीर की अस्मिता, राजस्थान की अस्मिता, उत्तर प्रदेश की अस्मिता, सबकी अस्मिताओं का संगम आपने बेंगलोर के अंदर, ये इंडिया का रिप्रेजेंटेशन है। इंडिया भी विकास करेगा तभी भारत विकास करेगा, भारत विकास करेगा तभी इंडिया विकास करेगा। हमारे दिल में इंडिया बसता है, हमारे दिल में भारत बसता है। भारत और इंडिया के बीच का भेदभाव करना और इसके अंदर विद्वेष पैदा करने वाले, जो विद्वेष पैदा करने वाले हैं, बाजाएं। हम भारत और इंडिया को प्यार करेंगे, हम सबको प्यार करेंगे। 142 करोड़ लोगों को हम प्यार और मोहब्बत के सूत्र में बांधेंगे और एक गुलदस्ता बनाएंगे। और ये जो तोड़ने वाले लोग हैं, इनको 2024 में हम मैदान से बाहर करेंगे। अब इनका सूर्य अस्त हो रहा है और प्यार और मोहब्बत का जो सूर्य है वो उदय हो रहा है। प्यार मोहब्बत का सूर्य उदय हो रहा है। इंडिया नाम को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही है। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं, चूंकि वहां कल आप मौजूद थे और ये नीतीश कुमार की बात तो पता नहीं कैसे
फैला दी गई है। नीतीश कुमार को भी आकर के बोलना पड़ा, हालांकि हम और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी। बहुत ही शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और एक हमने देखा कि जो आइस ब्रेक होना था वो ऑलरेडी पटना में हो चुका था और यहाँ तो बहुत शानदार मिलन चल रहा था। सब एक दूसरे की बात से सहमत थे, यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने भी कहा कि सोनिया गांधी जैसा कहेंगी वैसा ही करूंगा, लालू प्रसाद यादव जी जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। तो ये जब यहां तक बातें आई तो यहां नीतीश बाबू जो हैं वो नाराज होकर पटना भाग गए। ये बात चलाना थोड़ा सा हम लोगों को भी हजम नहीं हो रही थी ये बात, लेकिन खैर ठीक है, नीतीश जो बातें आती हैं, राजनीति कर रहे हैं, बात आई है तो बात का जवाब देना चाहिए। समझना चाहता हूं, इंडिया क्या इतना ज्यादा परेशान कर रहा है एनडीए को और खासकर नरेंद्र मोदी जी को, जो अब तक एक अकेला सब पर भारी कह रहे थे, अब एनडीए की बात कर रहे हैं, अकेले की बात कर ही नहीं रहे हैं। और देखिए, सौभाग्य दुर्भाग्य जो भी कहिए कि कल से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और उस सत्र में वो बात उनको बहुत बार बार याद आएगी। एक तो राहुल गांधी का भाषण, हालांकि राहुल गांधी तब तक नहीं है जब तक कि उनके ऊपर से ये आरोप सुप्रीम कोर्ट हटा न दे, और दूसरा कि उसी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीना ठोक करके एक अकेला सब पर भारी कह रहे थे। कैसे देखा जाए, बंगलोर से लेकर के दिल्ली के संसद भवन तक। राजीव जी, जिस घटना को होते कल हम लोग देख रहे थे बेंगलुरु में, वो देश की राजनीति को और इस देश के भविष्य को एक नया रास्ता देने जा रही है। और उस पर मैं आऊंगा कि इसका थ्योरेटिकल मतलब क्या है। ये जो इंडिया वर्सेस एनडीए है उस पर भी बात करेंगे कि वो राष्ट्रवाद की कालीन जो है वो खींच ली है इंडिया वालों ने। लेकिन पहले जरा बात एनडीए की कर लेते हैं, जहां हम लोग नहीं थे। और एनडीए के बारे में बड़ी रोचक बातें हैं। बहुत कम लोगों को शायद मालूम होगा कि एनडीए के चेयरमैन अमित शाह जी हैं और लोकसभा में उसके नेता स्वयं मोदी जी हैं और राज्यसभा में पीयूष गोयल जी हैं। तो ये तो है एनडीए। अब देखिए कि जो इंडिया में जो पार्टियां नहीं गई और जो एनडीए में भी नहीं है वो कौन है। उसमें एक बड़ी पार्टी, और उनमें वो पार्टियां या तो सरकारों में है या सरकारों में रह चुकी हैं, सरकार बना चुकी हैं। बहुजन समाज पार्टी, मायावती ने आज एक वीडियो जारी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस पर भी आऊंगा। बहुजन समाज पार्टी, तेलंगाना की बीआरएस, टीडीपी, अकाली दल, वाईएसआर कांग्रेस और नई बनी गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। ये पार्टियां एनडीए में क्यों नहीं है? ये पार्टियां एनडीए में इसलिए नहीं है क्योंकि इन पार्टियों को ये मालूम है, इंक्लूडिंग गुलाम नबी आजाद, कि अगर वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाए तो उनको नुकसान होगा। ये बात मैं कल भी अर्ज कर रहा था राजीव जी कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका कि पूरे राज्यव्यापी आधार हो, जनाधार हो, सरकार में हो या सरकार में रह चुकी है, सरकार में वापस आना चाहती है, वो पार्टी एनडीए के साथ नहीं गई। अच्छा, एक और दिलचस्प बात कि इनका स्टेटमेंट जारी हुआ। दोनों स्टेटमेंट को हम कंपेयर करते हैं, यानी जो इंडिया का एक स्टेटमेंट इश्यू हुआ कल बेंगलुरु से और दिल्ली से एनडीए का। बीजेपी जिन मुद्दों पर राजनीति करती है, एक बार फिर वो तीनों मुद्दे गायब हैं। उस एनडीए के डॉक्यूमेंट में राम मंदिर का कोई बात नहीं है जिसका कि मोदी साहब या बीजेपी बहुत डंका जोर शोर से बताते हैं। 370 को उन्होंने उपलब्धि नहीं माना है, उसमें उसका कोई जिक्र नहीं है। और अब जो भी एक नया शोर मचा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो भी नहीं है।
यानी इन्होंने ये तीनों मुद्दे हटाए हैं, ये दावत दी है बाकी लोगों को कि आप आ सकते हैं यहाँ पे। देखिए, इस तरीके का आनन फानन में बैठक करना, इन मुद्दों को गायब करना, ये यहीं से बीजेपी ने या मोदी जी ने अपनी इस दौर की हार स्वीकार कर ली है। यानी अगर इस मैच को देखा जाए तो अभी हाफ टाइम है और हाफ टाइम में इंडिया एक गोल से आगे और इंडिया एक गोल से पीछे है। अब आप देखिए कि जो जिन राज्यों को आप देखिए, महाराष्ट्र की आप चर्चा कर रहे थे जहां अगली बैठक होनी है, वहां पे पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में अगर आप वोट शेयर की गिनती करिएगा तो उन वोट शेयर में ये जितना इंडिया का गठबंधन है वो 10 या 15% से आगे है एनडीए से। आप गणना करके देख लीजिए, महाराष्ट्र की, चाहे वेस्ट बंगाल की, चाहे कर्नाटक की, चाहे किसी भी राज्य की। अब दूसरी बात ये कि जो उसका राजनीतिक मायने है, अगर हम पिछले 6 महीने की राजनीति देखें राजीव जी इस देश की, तो भारत जोड़ो यात्रा हुई, विधानसभाओं के चुनाव हुए जिसमें कि हिमाचल में कांग्रेस आई, कर्नाटक में कांग्रेस आई, राहुल गांधी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खत्म हुआ, उनके ऊपर मुकदमा हुआ, सजा हुई। तो इतना ये जो पूरा दौर, ये वही दौर था जब इस नए इंडिया की या राष्ट्रवाद की नई अवधारणा जन्म ले रही थी जी। तो जो राष्ट्रवाद की 2 अवधारणाएं हैं, एक एनडीए की अवधारणा जिस पे 9 साल से वो काम कर रहे थे, जो हिंसा पे आधारित है, जो नफरत पे आधारित है, जिसमें विकास का कोई अवधारणा नहीं है। हिंदुत्व में विकास की कोई अवधारणा, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा, रोजगार कैसे होंगे, इसका कोई अवधारणा नहीं है। और वही एनडीए के जो स्टेटमेंट जारी हुआ उसमें भी दिखाई दे रहा है। पिछले अचीवमेंट की तो बात है, लेकिन आगे वो क्या करेंगे उसके बारे में कोई भी अवधारणा नहीं है। अब जो इंडिया का जो दस्तावेज सामने आता है उसमें आप देखिए अल्पसंख्यकों की बात है, उसमें बात जो है वो जातिवार जनगणना की है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की यानी समावेशी विकास की बात है। तो ये दोनों में मौलिक फर्क है कि अब 2 तरीके के राष्ट्रवाद इस देश में है। एक नफरत के आधार पर है, बांटने के आधार पर है, और दूसरा जो है वो मोहब्बत की दुकान से निकला हुआ एक कॉन्सेप्ट है जो समावेशी है, जिसमें जातिवार जनगणना की बात है, जिसमें रोजगार की बातें हैं, जिसमें महिलाओं की और अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की बात है। ये संविधान की हमारी जो अवधारणा उसके इर्द गिर्द है। और एक आखिरी बात इस दौर में ये कह रहा हूं कि मायावती जी ने आज घोषणा कर दी कि वो ना एनडीए में है ना वो इंडिया में है। ये बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदायक है। बीजेपी को चिंता होनी चाहिए कि वहां पे 21% दलित वोट वाली पार्टी, जहां पे दलित वोट 21% है, उसका प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने एनडीए में शामिल होना से मना कर दिया है और इंडिया में भी वो नहीं गई है। इसका उत्तर प्रदेश के राजनीति में बड़ा असर पड़ेगा। अब देखिए, जो कांग्रेस, आरएलडी और समाजवादी पार्टी तीनों वहां पे बेंगलोर में थे, तो इसका एक बड़ा असर ये पड़ेगा कि देखिए जो अल्पसंख्यक वोट है उत्तर प्रदेश का 18 से 20%, वो किस तरफ जाएगा। वो अगर जिस तरफ भी जाएगा वो उसका जो है पल्ला भारी कर देगा। और इसमें मायावती जी को नुकसान हुआ है। 2017 में मायावती जी के पास 30 विधायक थे विधानसभा में, और उसके बाद उनके ऊपर भी बी टीम का लेबल लगा, और बी टीम के लेबल लगने के बाद इस विधानसभा में जहां पे 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती, सिर्फ 1 विधायक है बीएसपी का।
75 मुस्लिम कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए थे, सब हार गए। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं जो कि आगे के चुनावी रणनीति में, चुनावी मैथमेटिक्स में क्या असर होगा एनडीए और इंडिया का। राजीव जी, एनडीए बनाम इंडिया, और क्या कौन किस पर भारी, कितना भारी है, कैसे भारी है, इसी का विश्लेषण हम कर रहे हैं। मीनू जी, आपसे आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखती हैं आप मीनू जी? बहुत कुछ पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि 17 और 18 तारीख की जो बैठक होगी, और खासकर 18 तारीख की बैठक विपक्षी दलों की, और साथ साथ इधर दिल्ली में एनडीए की बैठक, उसके बाद देश की